हेलो फ्रेंड, आस्था स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों के पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया गया है कि एक यौगिक में तत्व Y के परमाणु CCP जालक का निर्माण करते हैं तथा तत्व X के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों के 2/3 भाग में उपस्थित हैं। यौगिक का सूत्र होगा। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और यह क्वेश्चन जो है AIEEE 2008 में पूछा गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसमें दिया गया है कि एक यौगिक में तत्व Y के जो परमाणु है वह CCP जालक का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, CCP जालक की जो संरचना होती है कुछ इस तरह से होती है। इसमें घन के प्रत्येक कोने पर परमाणु उपस्थित रहते ही हैं, साथ ही साथ घन के फलक के केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित रहते हैं। सीसीपी की जो संरचना होती है वह एफसीसी की संरचना के लगभग समान होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सीसीपी संरचना को दिखाया गया है और इसमें हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी परमाणु घन के कोने पर उपस्थित है तो वहां पर परमाणु का केवल 1/8 भाग उपस्थित रहता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसी तरह से घन के कोने पर जितने भी परमाणु रखे गए हैं वहां पर परमाणु का केवल 1/8 भाग ही उपस्थित होगा। देखिए, यहाँ का जो परमाणु है यहाँ पर भी परमाणु का केवल 1/8 भाग ही उपस्थित होगा। तो घन के कोने पर जितने भी परमाणु रखे गए हैं सभी जगहों पर परमाणु का केवल 1/8 भाग ही उपस्थित होगा। और फलक की अगर बात करें तो यहाँ देखिए, फलक पर जो रखे गए परमाणु होते हैं वहां पर परमाणु का केवल 1/2 भाग ही उपस्थित रहता है। तो देखिए, यहाँ पर फलक के केंद्र पे परमाणु रखा गया है, यहाँ पर फलक के केंद्र पे परमाणु रखा गया है, यहाँ पर फलक के केंद्र पे परमाणु रखा गया है। इसी प्रकार से ये जो फलक है इस फलक पर भी देखिए ये परमाणु रखा गया है। ये जो फलक है नीचे वाला वहां पर ये नीचे फलक के केंद्र पर परमाणु रखा गया है और इस ऊपर वाले फलक पर ये देखिए ये परमाणु रखा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि घनीय जालक में घन के प्रत्येक कोने पर रखा गया जो परमाणु होता है वहां पर परमाणु का केवल और केवल 1/8 भाग ही उपस्थित होता है। और अगर फलक के केंद्र पर कोई परमाणु उपस्थित है तो वहां पर परमाणु का केवल 1/2 भाग ही उपस्थित होता है। तो प्रश्न में कह रहा है कि यौगिक में तत्व Y के परमाणु CCP जालक का निर्माण करते हैं। तो इसमें देखिए, चूंकि तत्व Y के परमाणु CCP, जिसे हम लोग क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं, तत्व Y के परमाणु CCP जालक का निर्माण करते हैं। इसलिए तत्व Y के परमाणुओं की संख्या को निकाल लेंगे। परमाणुओं की संख्या बराबर होगा, देखिए प्रत्येक कोने पर तत्व Y के परमाणु रखे गए हैं और कोनों की संख्या 8 है। तो यहाँ 8 गुणे और प्रत्येक कोने पर परमाणु का केवल 1/8 भाग ही उपस्थित होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 1/8 हो जाएगा। देखिए, कोनों की संख्या 8 है और प्रत्येक कोने पर परमाणु का केवल 1/8 भाग ही उपस्थित होता है। तो 8 गुणे 1/8 प्लस देखिए फलकों की संख्या 6 है और प्रत्येक फलक पर परमाणु का केवल 1/2 भाग ही उपस्थित होता है। तो यहाँ ये फलकों की संख्या हो गई और 1/2 जो है फलक के केंद्र पर रखे गए परमाणु का भाग है। तो अब इस पूरे का मान निकाल लेंगे। तो देखिए, 8 से 8 को काट देंगे तो 1 बचेगा और 2 से 6 को काटेंगे तो यहाँ 3 बचेगा। तो इस टोटल का मान आ जाएगा 1 + 3, टोटल आ जाएगा 4। तो यहाँ 4 परमाणु होंगे। तो तत्व Y के परमाणुओं की जो संख्या आई है वह 4 परमाणु आ गया। अब हम लोग तत्व X के परमाणु को निकाल लेंगे। तो तत्व X के परमाणु के बारे में बताया गया है कि तत्व X के जो परमाणु हैं वह चतुष्फलकीय रिक्तियों के 2/3 भाग में उपस्थित है। तो सबसे पहले हम लोग चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या को निकाल लेंगे। इसलिए चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, देखिए चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या का जो फार्मूला होता है वह 2n होता है, जहां n जो है वह परमाणु अणु या आयनों की संख्या है। तो यहाँ पर परमाणुओं की संख्या 4 दिया गया है। तो n का मान यहाँ पर दिया गया है 4। तो ये टोटल आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 8 आ गया। अब प्रश्न में देखिए क्या कह रहा था कि तत्व X के जो परमाणु हैं वह चतुष्फलकीय रिक्तियों के 2/3 भाग में उपस्थित हैं। चूंकि तत्व X के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों के 2/3 भाग में उपस्थित है,
चूंकि तत्व यक्स के जो परमाणु हैं वह चतुष्फलकीय रिक्तियों के 2/3 भाग में उपस्थित हैं, इसलिए तत्व यक्स के परमाणुओं की संख्या निकाल लेंगे। तत्व यक्स के परमाणुओं की संख्या, तो तत्व यक्स के जो परमाणुओं की संख्या होगी वह 8 गुणे 2/3 होगा। यहाँ पर 8 क्या है? चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या जो यहाँ पर 8 प्राप्त हुआ है वह है, और प्रश्न में चूंकि दिया गया है कि तत्व यक्स के जो परमाणु हैं वह चतुष्फलकीय रिक्तियों के 2/3 भाग में उपस्थित हैं। तो चतुष्फलकीय रिक्तियां जो हैं वह 8 हैं, उसका 2/3 भाग यहाँ पर ले लिए हैं, तो इस टोटल का मान आ जाएगा 16/3। तो अगर आप लोगों को चतुष्फलकीय रिक्तियों के बारे में डिटेल में जानना है तो इसका ऑलरेडी वीडियो बनाया जा चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वहां पर त्रिकोणीय रिक्ति के बारे में बताया गया है, चतुष्फलकीय रिक्ति के बारे में बताया गया है, और साथ ही साथ अष्टफलकीय रिक्तियों के बारे में बताया गया है, और एनिमेशन वीडियो के द्वारा भी समझाया गया है कि ये रिक्तियां कैसे क्रिएट होती हैं, बनती हैं। तो वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए कितना होगा, 16/3 हो जाएगा, और तत्व वाई के जो परमाणुओं की संख्या आई है वह 4 आया है। ठीक, अब इनका हम लोग सरल अनुपात निकाल लेंगे, इसलिए तत्व यक्स के परमाणु व तत्व वाई के परमाणुओं का सरल अनुपात निकाल लेंगे। तो यहाँ यक्स अनुपाते वाई बराबर होगा, यक्स के परमाणुओं की जो संख्या आई है वह 16/3 है, तो यहाँ 16/3, और y के जो परमाणुओं की संख्या आई है वह 4 आया हुआ है। ठीक है, अब इसको और सरल कर लेते हैं। सरल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 16/3 गुणे 3 अनुपाते 4 गुणे 3 कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 3 से 3 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 16/12। अब 16/12 आया, इसको और सरल कर लेते हैं, और सरल करने के लिए इसको 4 से भाग दे देते हैं, तो 16/4 अनुपाते 12/4। तो 4 से इसको काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और 4 से 12 को काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो x अनुपाते y का जो सरल अनुपात आएगा वह 4/3 आएगा। ठीक है, अतः यौगिक का अभिष्ट सूत्र, तो अभिष्ट सूत्र जो होगा वह क्या होगा, यक्स जो है उसका सरल अनुपात 4 आया है, और y का जो सरल अनुपात आया है वह 3 आया है, तो अभिष्ट सूत्र x4y3 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ 3 से इसलिए मल्टीप्लाई किया गया कि जिससे इस 3 को हटाया जा सके। ठीक है, और यहाँ 4 से क्यों इसको डिवाइड किया गया, 4 से इसलिए डिवाइड किया गया कि 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये दोनों ही कट जाएंगे, 16 भी कट जाएगा और 12 भी कट जाएगा, तो यहाँ 4/3 आ गया। तो यौगिक का जो अभिष्ट सूत्र आएगा वह x4y3 आएगा। यही हमारा आंसर होगा। अब हम लोग अपने विकल्प की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न में पूछा गया था यौगिक का सूत्र होगा, तो यौगिक का जो सूत्र होगा वह x4y3 होगा। तो अब हम अपने विकल्प की तरफ चलते हैं। तो पहले विकल्प में दिया गया है x2y3, तो ये नहीं होगा। दूसरे विकल्प में x2y दिया गया है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरे विकल्प में x3y4 दिया गया है, तो ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ x4 है और यहाँ x3 है। चौथे विकल्प में देखिए x4 और y3 दिया गया है, तो हाँ यही विकल्प हमारा सही होगा। तो हमारा जो अभिष्ट आंसर आएगा वह x4y3 होगा, और विकल्प डी ही हमारा सही होगा। ठीक है ना। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।